नमस्कार। देश के किसी कोने से बुलडोजर न्याय का शोर हुआ। आरोपियों के घर बुलडोज किए जाने लगे। आवाज देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंची और फिर उस अदालत से एक आवाज आई कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था में बुलडोजर जैसे व्यवस्था नहीं है। हमारी न्यायिक व्यवस्था रूल ऑफ लॉ से चलती है। सरकार जज, जूरी और जल्लाद नहीं हो सकती। वो आवाज़ थी जस्टिस बी.आर. गवई की। जस्टिस गवई सीजेआई के पद से रिटायर हो गए हैं और आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार बाबू। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, रिटायरमेंट के बाद कैसी चली ज़िंदगी? अभी तो आराम ही चल रहा है, बढ़िया। और आप लोग हैं, आप लोग परेशान कर रहे हैं सब। हम ही लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ का मौसम, यहाँ का पर्यावरण पॉल्यूशन भी परेशान कर रहा है। ये मैंने इसलिए पूछा कि पूरी दिल्ली, पूरा एनसीआर जो है परेशान है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया, आपकी बेंच के सामने भी था। आपने कहा कि केवल दिवाली के समय ही इस पर चर्चा होती है। क्या लगता है कि कहाँ कमी रह जाती है? क्या है, तो अभी जैसा सीजेआई साहब ने भी कल मैंने पढ़ा कि एक ऑर्डर में बोला कि हम तो इसमें एक्सपर्ट्स नहीं हैं। इसके लिए हम जब भी ऑर्डर्स पास करते हैं तो एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। और जैसा कि मैं रिटायर होने के 3-4 दिन के पहले ही एक ऑर्डर किया, उसमें मैंने कहा है कि हम जब दिवाली का मौसम आ जाता है, उसके पहले जब एयर क्वालिटी ख़राब होनी चालू हो जाती तभी थोड़ा नींद में से उठ जाते। तो इसको एक पीरियडिक रूप से नहीं देखते हुए एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना चाहिए। इसके लिए हमने जो केंद्र सरकार है उनको भी निर्देश दिए कि केंद्र सरकार ने सब जो कंसर्न राज्य सरकार है उनके साथ में और जो एक्सपर्ट ACAQM उनको साथ में बिठा के एक लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ तो भी एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। और वी आर ऑल्सो डायरेक्टेड कि इस मामले की हर माह में सुनावनी होगी। एवरी मंथ इट विल बी हर्ड, जिसके दिस विल एनेबल द कोर्ट टू रेगुलरली मॉनिटर the steps being taken by the experts. So let's hope कुछ बेहतर होगा। सरकारें गंभीर होंगी। और दूसरा उसमें ये था कि मैंने ये भी पाया कि जो एनफोर्समेंट मशीनरीज है वो दे आर टोटली इल इक्विप्ड। काफ़ी सारी वैकेंसीज थी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कंट्रोलिंग एजेंसी है। तो मैंने उसमें सिर्फ निर्देश ही नहीं दिए, तो मैंने अंडरटेकिंग्स ले लिए कि कुछ समय के अंदर ऑल दिस वैकेंसीज विल बी फुलफिल्ड। यानी कम से कम जो कुछ डायरेक्शंस दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या जो कुछ अथॉरिटीज़ कर रही है, तो उसका मॉनिटरिंग ठीक तरह से हो सके। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस पर अमल किया जा सके, उसके लिए व्यवस्था जो है वो व्यवस्था पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। सर, जब भी कोई रिटायर होता है तो उसके मन में, चाहे वो सीजेआई हो या जज हो, उनके मन में एक रहता है कि मैं अपने फलां फैसले के लिए मुझे दुनिया याद करे। जस्टिस गवई अपने किस फैसले के लिए चाहते हैं कि उसके लिए हमें याद किया जाए कि मैंने ये जो फैसला दिया था? नहीं, एक तो आपने बुलडोजर जस्टिस के बारे में बोला ही, तो मेरे को जो मन को सुकून देने वाला जो फैसला बोल सकते हैं। हमने लोगों के घर बेचने से, घर टूटने से के ऊपर प्रतिबंध लगाया। उसका अब काफ़ी लोग बोलते कि इम्प्लीमेंटेशन बराबर नहीं हो रहा है, बट उसके लिए तो हमने डायरेक्शन भी दे के रखे। दूसरा, मेरे को लगता है कि मेरा जो सब क्लासिफिकेशन का जजमेंट है, जिसके तहत हमने शेड्यूल कास्ट के जो सबसे बैकवर्ड है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस करने की जो डायरेक्शन, जो परमिशन दी कि हमने बोला कि स्टेट इज एम्पावर्ड टू क्रिएट अ क्लास विद इन द क्लास प्रोवाइडेड देयर इज अ एम्पिरिकल डाटा अवेलेबल कि सच क्लासेस आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड। तो इससे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उसमें से भी जो ज़्यादा बैकवर्ड है उनको आगे आने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसमें मैंने क्रीमी लेयर के बारे में भी बोला हुआ है कि मैंने कहा है कि ठीक है, नॉट एग्जैक्टली क्रीमी लेयर एज इज अप्लीकेबल टू OBC, और कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया शेड्यूल कास्ट में भी होना चाहिए कि जो लोग आगे बढ़े हैं
by taking advantage of the reservations. Why should they and their generations after generations? इसी से जुड़ा हुआ सवाल, 2 दिन पहले एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर ने एक बयान दिया, उनका बयान आपने भी सुना होगा, हमने सुना, जिसमें इसी संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमसे कहा जा रहा है कि हम IAS बन गए तो हम अपना रिजर्वेशन छोड़ दें। क्या कोई सवर्ण या ब्राह्मण अपनी बेटी, हमारे बेटे को दान देने को तैयार है? और अगर वो दान नहीं देता है तब तक हमें ये आरक्षण की व्यवस्था मिलती रहनी चाहिए क्या? दान है मतलब उनके यहाँ शादी जब तक कोई नहीं करे। अभी मेरे पास काफ़ी ऐसे उदाहरण है कि जो IAS बने, IPS बने, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, उनकी बीवियाँ दे आर फ्रॉम हायर क्लासेस। और दूसरी बात है, मेरा कहना ये है कि अगर मेरा बेटा, मैं आज CJI करके रिटायर हुआ, ही कैन अफोर्ड एजुकेशन इन द बेस्ट ऑफ द स्कूल, वो उसका कितना एडवांटेज ले सकता है ये बात अलग है। बट एक जो खेड़े में का बेटा है, एक एग्रीकल्चरल लेबरर का बेटा है, जिसको एजुकेशन एक ग्राम पंचायत के स्कूल में या जिला परिषद के स्कूल में हो रहा है, उसको ट्यूशन्स नहीं है और कभी कभी तो स्कूल में पढ़ के दोपहर को खेत में काम करने को जाता है, तो कैन ही बी इक्वेटेड विथ अ सन ऑफ अ IAS पर्सन और माय सन? तो क्या हम हमारे बेटों को रिजर्वेशंस कंटिन्यू करके जो जिनको सही जरूरत है उनका हक नहीं छीन रहे? अब सर मैं वो सवाल पूछूंगा, हो सकता है उसका जवाब मुझे पता हो, लेकिन ये वो सवाल होंगे जो लोगों के मन में होंगे। लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है, धारणा ये कि जजों की नियुक्ति में क्या सरकार का दखल होता है? सरकार का दखल नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि हम सरकार से भी इनपुट्स लेते हैं। यानी कॉलेजियम जो है, ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम से 3 जज या 5 जजेस मिलके आर्बिट्री डिसीजन ले लेते। हाईकोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट है तो हाईकोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस नाम भेजते। उसके बाद में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट से इनपुट्स आते हैं, लॉ मिनिस्ट्री से इनपुट्स आते हैं, IB से इनपुट्स आते हैं, और जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के गवर्नर, उनके ओपिनियंस आते हैं। उसके बाद हम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस है, जिस हाई कोर्ट से आए हैं या जिस हाई कोर्ट में उन्होंने काम किया है, उनकी भी राय ली जाती है। और ऐसा करने के बाद में अभी तो खन्ना साहब आने के बाद में हमने एक और नई सिस्टम चालू की। हम कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, तो असेस देयर एबिलिटी टू, उसमें सरकार के कंसर्न को हम वी गिव ड्यू कंसिडरेशन, पर उसको सरकारी दखल अंदाजी नहीं बोला जाएगा। ये सवाल इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की नियुक्ति को लेकर कोलिजियम की एक वरिष्ठ सदस्य ने आपत्ति दर्ज कराई थी और आपत्ति सार्वजनिक हुई थी। उसके बाद ये सवाल उठा कि कहीं न कहीं कोलिजियम पर इस तरह का दबाव अगर नहीं रहता तो कोलिजियम इस तरह का फैसला नहीं करती। ये गलत है। हर एक को अपना अपना ओपिनियन, अपने अपने परसेप्शन रहते। उनका जो डिसेंडिंग जज थे, उनका ओपिनियन हमने कंसिडर किया, चारों जजेस ने। उसके बाद में जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, हु वर कन्वर्सेंट विद द फंक्शनिंग ऑफ द जज वाज टू बी एलिवेटेड, उनके ओपिनियन लिए गए। जैसा उन्होंने गुजरात में भी काम किया था, उन्होंने बिहार में भी, पटना हाईकोर्ट में भी काम किया था। वहाँ के जजेस से पूरे ओपिनियन लेने के बाद में उनका जो ऑब्जेक्शन था वो हमने कंसिडर किया, एंड ऑल द 4 जजेस फाउंड दैट ही डिजर्व टू बी अपॉइंटेड। और वो तो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है कि अगर 1 अगेंस्ट 4 होता है दैट इज़ बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। हाँ, अगर 2 अगेंस्ट 3 होता तो बात अलग रहती थी। एक धारणा है, मैं जानता हूं उसका जवाब आप ना में देंगे, क्या न्यायपालिका पर कार्यपालिका यानी सरकार का आपने कभी दबाव महसूस किया है? आपका जवाब होगा ना, लेकिन लोगों के मन में रहता है कि हाँ ऐसा होता है। बिल्कुल गलत बात है। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर सरकार के अगेंस्ट सरकार के केसेस में सभी जजमेंट सरकार के खिलाफ देंगे तो ही इंडिपेंडेंट जज है, ये तो सही बात नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ में गवर्नमेंट गलती हो, ये धारणा से तो हम देख नहीं सकते।
और जहाँ सरकार का गलत है वहाँ सरकार के अगेंस्ट भी हम निर्णय देते, और जहाँ सरकार का सही तो सरकार के बाजू में भी निर्णय देते। अभी आपको गिनाना नहीं चाहूँगा, मगर मैंने कितने तो भी मैटर्स में गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दिए। अभी आपको तो जो हाई प्रोफाइल बेल मैटर्स को याद होंगे, एक दौर में यानी 3-4 कंटिन्यूस मेरे सीक्वेंस में ऑर्डर आए थे। इससे जुड़ा हुआ सवाल, और एक जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसको मैंने स्टे दिया था। आखिरी का मेरा जो जजमेंट था उसमें मैंने वो जो ट्रिब्यूनल्स के बारे में तो जो पार्लियामेंट ने एक्ट किया था उसको सेट असाइड किया। इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि जो जब आपने दिल्ली के डिप्टी सीएम की बात आप कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी, उसके बाद से और लोगों को हाई प्रोफाइल कुछ लोगों को जमानत जब कोर्ट ने दी थी, आपने दी थी, तो उस समय आपने कहा था कि अदालतें बेल इज़ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, इस सिद्धांत को भूल गई हैं। और उसके बाद लगा था कि हाँ, देश की सबसे बड़ी अदालत से सबसे ऊंची कुर्सी से आवाज़ आ रही है, ये सब मामलों में इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अभी भी लोगों के मन में ये सवाल है, दिल्ली दंगे के कई आरोपी हैं, अभी भी 5 साल से अधिक समय से वो जेल में हैं। क्या ये सिद्धांत सब पे लागू होता है बराबर तौर पर, या कुछ मामलों में नहीं लागू होता? बेल इज अ डिस्क्रिशनरी रिलीफ, और बेल देते समय काफ़ी कंसिडरेशंस किए जाते हैं। प्राइमा फेसी केस है कि नहीं है, फिर वो जो अप्लीकेंट है वो रिहा होने के बाद में इजी फ्लाइट रिस्क, यानी देश को छोड़ के भाग सकता है क्या, या आके और फिर से ऐसे ऑफेंसेस कर सकता है क्या, इन सबको कंसीडर करके हर मामले में इंडिपेंडेंट बेसिस पे निर्णय लिया जाता है। और ये बात तो है कि हर जज एक जैसा तो नहीं रहता, जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो कुछ जजेस रहते हैं कि जो वो लिबर्टी रहते हैं, कुछ जजेस बेल के बारे में इतने लिबरल नहीं रहते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस। अभी वो केस सब जुडिस है, मुझे उसके बारे में पता भी नहीं, क्योंकि द मैटर्स गो एज पर रोस्टर इन आवर कोर्ट। नहीं, अभी एक तो ह्यूज पेंडेंसी का भी प्रॉब्लम है, बट ऑल द जजेस टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। और फॉर एवरी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। तो उसमें प्रॉब्लम है, ऐसा है कि हर केस में कम से कम 2 लिटिगेंट रहते हैं, उसमें से एक ही जीत सकता है। जो जीतता नहीं उसको लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला, पर ऐसा तो नहीं है कि एवरी जज अकॉर्डिंग टू हिज ओथ डिस्चार्जेस हिज ड्यूटी। अब वो सवाल जिसका जवाब लोग चाहते हैं कि हायर जुडिशरी से आए, सुप्रीम कोर्ट से आए। सर, एक अप्रिय स्थिति पैदा हुई, उस समय तत्कालीन दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिला, और उसके बाद मामले की रिपोर्ट गई, मामला चला गया। ठीक है, एक प्रक्रियागत डिले है कि उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, उसमें समय लगेगा। लेकिन लोगों के मन में सवाल होता है, लोग बार बार पूछते हैं, हम लोगों से भी पूछते हैं, उसमें हुआ क्या, इतना विलंब क्यों हो रहा है, या सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर क्या किया? आपको लगता है कि ये इस तरह की बात, इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी एड्रेस करना चाहिए, और जो भी होना चाहिए तत्काल होना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो बाउंड बाय द लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो तो फॉलो करनी पड़ेगी। नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। और सुप्रीम कोर्ट जजेस को के अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस फॉर दैट मैटर एनी इवन फॉर हाई कोर्ट जजेस, अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसी के तहत करनी पड़ेगी। और अगर समझो लगता है, पार्लियामेंट को लगता है या एग्जीक्यूटिव को लगता है कि ये प्रोविजन पूरी नहीं है, इट्स नॉट कंप्लीट, तो द पार्लियामेंट कैन ऑलवेज अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन so as to make certain changes, but while doing so the independence of judiciary also has to be maintained. इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज
जिन्होंने संविधान के खिलाफ जाकर बयान दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने इस पर विचार किया, ये बातें सार्वजनिक भी हुई, लेकिन लोग इंतजार करते रह गए और उस मामले में आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। सर, आपको नहीं लगता है कि इससे न्यायपालिका की जो गरिमा है उस पर असर पड़ता है? नहीं, कॉलेजियम का जो डिसीजन है उसे तो सरकार ने, अगर गवर्नमेंट के पास अगर कुछ वैलिड कंसर्न्स है तो वो वैलिड कंसर्न्स रहे तो कॉलेजियम ऑलवेज रिकंसिडर्स इट और यानी वैसे रिजोल्यूशन मॉडिफाई भी किए जाते। तो जो कॉलेजियम का डिसीजन था उसको सरकार ने तो मानना चाहिए। तो आपको लगता है कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। कॉलेजियम ने सोच समझ के डिसीजन लिया है। सर, एक सवाल इसी गरिमा से और इसी आस्था, इसी फेथ जो जुडिशरी के प्रति है। मैं 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट करता हूं और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने BM दास रोड से जाता हुआ एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट का गुंबद देख करके हाथ जोड़ते हुए मैंने उसे देखा है। कोर्ट रूम में जाता हुआ वादी प्लेंटिफ अपना जूता चप्पल बाहर निकाल कर और कोर्ट में जज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होते हुए मैंने देखा है। और आज मैं ये देखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी पर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जजों को लेकर तमाम अपमानजनक, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। तो ये जो स्थिति आई है, इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? ज़्यादा करके तो सोशल मीडिया और एक लॉबीज है जो हरदम जजेस को टारगेट करती रहती। मेरे मत से यानी अकॉर्डिंग टू मी, कोई जज का जजमेंट होता है उसका फेयर क्रिटिसिज्म तो इज ऑलवेज वेलकम। जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे कैन ऑल्सो हर। अगर कोई जजमेंट किसी को लगता है गलत है, उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। बट जजेस को ट्रोल करना और जजेस को ऊपर पर्सनल एलिगेशंस करना, ये टोटली गलत है और वो कुछ लोग करते रहते हैं। सर, आपने जो कहा कि लॉबी है, ये हमने देखा है कि वो लॉबी किधर है? वो लॉबी दोनों तरफ है, इसलिए कि कई बार सत्ता पक्ष के खिलाफ वाले लोग सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हैं और कई बार वो आवाज़ सत्ता पक्ष से भी आती है। तो आपको क्या लगता है, लॉबी क्या ये दोनों तरफ काम कर रही है? जो भी है, जो कर रहे हैं, अगर यानी जो लोग भी जजेस को ट्रोल करके अननेसेसरीली उनके ऊपर आरोप करते हैं, तो वो कोई भी करता हो वो गलत ही है। सर, अब एक सवाल ये कि आपने शुरू में भी कह दिया था, उसके बाद भी आपने कई बार कहा कि आप रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे। हमने देखा है, आपने भी देखा है कि लोग पोस्ट रिटायरमेंट पद पाने के लिए कितनी तरह की जुगत में रहते हैं, क्या क्या करते हैं। आखिर जस्टिस गवई ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो कोई सरकारी पद नहीं लेंगे? देखिए, हर एक का अपना अपना परसेप्शन रहता है। तो मैं तो जब सुप्रीम कोर्ट जज बना तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं पोस्ट रिटायरमेंट कोई सरकारी पद लूँगा नहीं। और CJI बनने के बाद में भी मैंने वो डिसीजन को रीइटरेट किया। मुझे लगता है कि वो अलग, फिर से अपना अपना परसेप्शन है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ने ऐसा करना चाहिए। जजेस का अपना एक्सपीरियंस रहता है, इन्होंने इतने साल काम किया रहता है, उनका नॉलेज है, वो भी वेस्ट होना नहीं चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन है उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। बट रही मेरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया था तब मालूम था कि मुझे कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए CJI का कार्यकाल मिल सकता है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे कॉन्शियस से टोटली इंडिपेंडेंट काम करना है तो मैंने आज से ही डिसाइड करना चाहिए कि सरकार से मैं कोई पद नहीं लूँगा, मेरे रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई लाभ नहीं लूँगा। सर, इसी बात से आपको देखकर या अभी हाल के दिनों में जितने CJI और जजेस रिटायर होते हैं उनको देख के लगता है कि उनमें इतनी एनर्जी है, उनमें इतना काम बाकी है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं, क्या है कि एक 20-22 साल जज रहने के बाद में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि थोड़ा आदमी थक तो जाता ही है। तो और
यानी ये मेरी धारणा है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस का रिटायरमेंट एक जैसा रहना चाहिए। अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जस्टिस गवई आगे क्या करने वाले हैं, भविष्य का प्लान क्या है? अभी तो आराम ही कर रहा हूँ, कुछ समय के बाद में निर्णय लूँगा क्या करना है क्या नहीं। काम तो करूँगा कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत सोशल सर्विस भी करूँगा। जैसा मैंने बताया था कि मेलघाट एरिया जो हमारे ट्राइबल का है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ के लोगों से काफ़ी मेरा लगाव रहा है। जब मेरे फादर के इलेक्शन कैंपेन में जाता था मैं, तो थोड़ा बहुत समय वहाँ उनकी सेवा में देना चाहूँगा, और बाकी कुछ काम भी करूँगा, खाली तो नहीं बैठ सकेंगे। सर, आपका भविष्य का प्लान क्या है, क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे? अभी फ़िलहाल तो आराम कर रहा हूँ, बाद में भी कुछ ना कुछ काम तो करूँगा ही, यानी कंसल्टेशन, आर्बिट्रेशन वगैरह। और कुछ समय हमारा अमरावती डिस्ट्रिक्ट में जो मेलघाट एरिया है, वहाँ ट्राइबल्स है, उनके लिए भी थोड़ा बहुत काम करना चाहूँगा। वहाँ मेरे फादर के इलेक्शन कैंपेन में मैं जज बनने के पहले हर बार जाता था, तो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनसे मेरा काफ़ी लगाव है। तो आप भविष्य में जो भी करें उसके लिए हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और समाज का सेवा करते रहें। आप जैसा चाहते हैं वैसा करते रहें। आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो जस्टिस गवई, धन्यवाद प्रभाकर जी। कभी नीम कभी शहद। कुछ फैसले आए, तालियां बजी, कुछ फैसले आए, आलोचना हुई। कभी लोगों को खुश किए तो कभी कुछ लोग नाराज हुए, क्योंकि अदालतें जब फैसला देती हैं तो तथ्यों के आधार पर देती हैं, और यही न्याय होता है, इसे ही न्याय कहते हैं। तो जब बुलडोजर जस्टिस पर ब्रेक लगा तो बहुत लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसी बेंच ने, जिस बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया, जस्टिस गवई वहीं थे। राष्ट्रपति ने जब रेफरेंस भेजा, जो महत्वपूर्ण कुछ सवाल आए थे राष्ट्रपति की तरफ से, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के अपने ही ब्रदर जजेज के फैसले को बदलने या पलटने या उसमें संशोधन की सलाह देने की जब ज़रूरत पड़ी, उसमें भी जस्टिस गवई थे। तो जस्टिस गवई ने वो किया जो संविधान ने उनको कहा, जो कानून के किताब के मुताबिक व्यवस्था थी। ये बात और है कि जैसा जज साहब ने कहा कि कुछ लॉबी है जो कुछ फैसले से आहत होकर आलोचना करती है, लेकिन वो लॉबी कुछ इधर भी है, कुछ उधर भी है, और उसकी वजह है कि जब अदालत में मामला आता है, अमूमन दो पक्ष होता है, एक हारता है और एक जीतता है। जो जीतता है वो वेलकम करता है, और जो हारता है उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ हुआ है। यही विधान है। तो उम्मीद है हमारी ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए News 24।